कुछ रिश्ते खून से नहीं, फर्ज से बंधे होते हैं। कुछ वादे दिल से नहीं, हालात से निभाए जाते हैं। बेटा, मेरे जाने से पहले बस एक वादा पूरा कर दो। संजय अंकल की धीमी कांपती आवाज ने मोहित का दिल दुख से भर दिया। बिस्तर पर लेटे अंकल की आंखों में साफ था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उनके दिल में बस एक ही इच्छा बची थी, प्रिया की शादी। मोहित ने नजरें झुका लीं। सामने खड़ी प्रिया चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी न दुख, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे उसके दिल ने कुछ महसूस करना बंद कर दिया हो। अंकल, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, मोहित ने धीमे से कहा, और उसकी आंखें भर आईं। संजय अंकल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। मोहित का हाथ उनके हाथ में था, जो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा उनकी आखिरी सांस के साथ। कुछ दिन बाद गांव के पुराने मंदिर में सादी सी शादी हो गई। ना कोई शोर, ना कोई उत्सव। मोहित ने सादा कुर्ता पायजामा पहना था और प्रिया लाल साड़ी में थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर की हल्की छाया। कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार ही थे। शादी के बाद लोगों ने मोहित की पीठ थपथपाई, जैसे उसने कोई जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। शादी के बाद एक छोटे से कमरे में प्रिया जमीन पर चुपचाप बैठी थी। ना कोई गहने, ना श्रृंगार, बस एक सादा सा रूप, जो अब एक समझौते का हिस्सा बन चुका था। मोहित कमरे में आया, थोड़ा रुका और बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अंकल से जो वादा किया था बस उसे निभाया है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। प्रिया ने बस सिर हिलाया। उसने मन ही मन शुक्रिया कहा कि मोहित जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा। वह जानती थी कि यह शादी प्यार की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की डोर से बंधी है। दिन बीतने लगे। मोहित सुबह खेतों में काम पर चला जाता और शाम को थककर लौटता। प्रिया चुपचाप घर संभालती, झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और रात को एक कोने में सो जाती। उनके बीच बातचीत बहुत कम होती। कभी कभी मोहित के दोस्त पूछते, अरे मोहित, नई दुल्हन कैसी है? मोहित हंसकर कह देता, बस भगवान की कृपा है। लेकिन सच तो यह था कि उसके मन में न प्यार था न लगाव। वह बस अंकल की खातिर यह रिश्ता निभा रहा था। एक रात जब चांदनी खिड़की से अंदर झांक रही थी, मोहित छत पर बैठा था। प्रिया चुपचाप आई, उसके पास चाय रखी और वापस मुड़ने लगी। प्रिया, मोहित ने पहली बार उसका नाम लिया। प्रिया रुक गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। धन्यवाद। और वो पल बस यूं ही बीत गया। अगले दिन सब पहले जैसा ही हो गया। मोहित के अंदर एक उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ अंकल का दिया संस्कार, दूसरी ओर उसका आजाद मन। वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता था। प्रिया ने खुद को किताबों में लगा लिया। जब मोहित घर पर नहीं होता, वह पढ़ाई करती, पुराने नोट्स देखती और सपने बुनती। उसे पता था कि मोहित उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह खुद को यूं ही खत्म नहीं कर सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मोहित से कहा, बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। संजय की बेटी बहुत समझदार है। उसमें जो तहजीब है वो आजकल की लड़कियों में कम देखने को मिलती है। मोहित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में चुभन थी। वह जानता था कि वह इस रिश्ते को वह आदर नहीं दे रहा जो देना चाहिए। कुछ दिन बाद प्रिया को अपने पिता की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मैंने तुझे मोहित के साथ इसलिए जोड़ा कि दुनिया के बुरे हालातों से तू बच सके। वो तेरा सहारा बनेगा। ये शब्द प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने ठान लिया वह खुद को बेबस नहीं बनाएगी। प्रिया अब खुद को तैयार कर रही थी, एक ऐसे मुकाम के लिए जहां लोग उसे सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, उसकी अपनी पहचान से जाने। वहीं दूसरी ओर मोहित के भीतर कुछ टूटने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केवल किसी से किया वादा जिंदगी नहीं बनता, और ना ही किसी की मौत से पहले दिया गया वचन हमेशा साथ निभा पाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। रात का आखिरी पहर था। जब गांव के कुत्ते भी थककर सो चुके थे, मोहित चुपचाप खिड़की के पिछले हिस्से से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना थैला टांगा था, जेब में कुछ पैसे थे और दिल में बेचैनी। वह धीरे धीरे गली पार कर गया, बिना कोई आवाज किए। प्रिया ने आंखें खोली, मगर कुछ नहीं कहा। उसका दिल पहले ही समझ चुका था कि अब मोहित यहां का नहीं रहा। अभी संजय अंकल की मिट्टी सूखी भी नहीं थी, लेकिन मोहित को चैन नहीं था। मोहित ने खुद से कहा, यह जीवन नहीं, एक बंधन है। मैं बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना प्रिया की चुप्पी से फर्क पड़ा और ना ही उससे कोई लगाव बचा था। प्रिया अब उसके लिए बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब पूरी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में मोहित शहर पहुंच गया। धूल से भरी सड़कों, भीड़ भाड़ और शोर में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई।
रेलवे स्टेशन से उतरकर वह एक पुराने से कमरे में पहुंचा, जहां छत टपकती थी और दीवारें सीलन से भरी थीं, मगर उसके लिए ये आजादी थी। काम की तलाश में भटकते हुए आखिर उसे एक गोदाम में काम मिला, जहां वह ट्रकों से बोरे उतारता था। सुबह से शाम तक पसीना बहाकर रात को थका हुआ उस गंदे बिस्तर पर गिर जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वह किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। एक दिन गोदाम से लौटते समय वह एक चाय की दुकान पर रुका। वहीं उसकी मुलाकात हुई निशा से। निशा साधारण दिखती थी, मगर उसकी आंखों में कुछ खास था। कुछ मुलाकातें, थोड़ी बातें और चाय के बहाने बढ़ती नजदीकियों ने मोहित की जिंदगी को एक नया रंग दिया। एक दिन निशा ने पूछा, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो अपने बिना भी नहीं रह पा रहा था, तुमने मुझे पूरा कर दिया। कुछ ही हफ्तों में दोनों ने शादी कर ली। ना कोई रस्म, ना कोई पिछली बात का जिक्र। मोहित ने अपना अतीत, गांव, अंकल और प्रिया सब पीछे छोड़ दिया। निशा के साथ जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, लेकिन वक्त बीता और फिर वही हाल, गरीबी, थकान और असफलता। निशा अब मोहित से उबने लगी। उसकी आंखों में सपने थे और मोहित के पास बस थकावट। तुमने तो बड़े वादे किए थे मोहित, लेकिन तुम खुद ही अधूरे हो, मुझे क्या पूरा करोगे? निशा की आवाज तीखी हो चुकी थी। मोहित चुप रहा। वह जानता था उसके पास ना पढ़ाई थी, ना तरीके की समझ, ना वो बात जो निशा जैसी लड़की चाहती थी। उसके पास सिर्फ मेहनत थी और एक खाली दिल। उधर गांव में प्रिया खुद को संभाल रही थी। मोहित के जाने के बाद उसने आंसू नहीं बहाए। वो मजबूत थी। लोगों ने बातें बनाई। मोहित अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। वो तो था ही बेकार, बस संजय का सहारा था। प्रिया ने सब सुना, मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप ठान लिया कि वह अब किसी नाम की मोहताज नहीं बनेगी, ना पिता के नाम की, ना पति के नाम की। मोहित को प्रिया की याद तब आती जब निशा की बातें उसे अंदर से तोड़ देती। तब उसे याद आता, प्रिया ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी चुप्पी में सुकून था, इज्जत थी, भरोसा था। एक रात तेज बारिश में निशा गुस्से से दरवाजा बंद करके बोली, अब और नहीं सह सकती, मैं जा रही हूं। और मोहित के सामने फिर वही अकेला कमरा था, भीगा बिस्तर और अकेलापन। धीरे धीरे उसके दिल के कोने में दबी बातें बाहर आने लगी। शायद जिसे छोड़ आया वही असली जिंदगी थी, मगर अब लौटना आसान नहीं था, या शायद था, लेकिन मोहित को अब खुद पर भरोसा नहीं था। शहर की इस भीड़ में उसकी जिंदगी एक अंधेरे घेरे में कैद हो गई थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वह घुट रहा है। कमरे की दीवारें चुभने लगी थीं। वही पुराना बिस्तर, वही सीलन और वही कोने में रखा थैला, जिसमें अब ना कोई सपना बचा था, ना कोई उम्मीद। काम पर जाना अब केवल पेट भरने की मजबूरी बन चुका था। कोई उत्साह या लक्ष्य बाकी नहीं रह गया था। गोदाम का वही बोझ, वही चिल्लाहटें, वही थकान। दिन भर लोहे के बक्से खींचते हुए, बोरियों के बोझ उठाते हुए बीतता और शाम को वह खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में लौट आता। एक दिन गोदाम के प्रबंधक ने आकर कहा, आज से वेतन आधा होगा, माल कम आ रहा है। मोहित के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह पहले ही किसी तरह गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़ी कपड़े, यह सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वह केवल चाय पर गुजारा करता रहा। कभी केवल पानी पीकर सो जाता, कभी रोटी के टुकड़े को 3 दिन तक खींचता। एक समय ऐसा आया कि 3 दिन से उसके शरीर में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन जब वह गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगें कांपने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाजें धीरे धीरे मध्यम होती गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसे उठाओ, सांस चल रही है, किसी ने कहा। किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कोई उसका हाथ हिला रहा था, लेकिन मोहित की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी थी। उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां की गंदी चादरें, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, यह सब वह अर्धचेतन अवस्था में महसूस कर रहा था। उसका शरीर निर्जीव हो चला था, जैसे किसी ने उससे जीवन खींच लिया हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से ड्यूटी पर थी, मोहित के बिस्तर के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज जांची और वार्ड बॉय से कहा, यह मामला सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह लोग भी ना मजदूर होकर भी खुद का ध्यान नहीं रखते, वार्ड बॉय ने चिढ़कर कहा। नर्स ने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह खुद का ध्यान कैसे रखें जब दुनिया ने ही इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली महिला जब बिस्तर के नीचे झाड़ू लगा रही थी तो मोहित की जेब से एक तस्वीर निकली। अंकल संजय और प्रिया की एक पुरानी तस्वीर,
जिसे उसने अनजाने में अब तक संभाल कर रखा था। यह कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद इसकी पत्नी हो या कोई अपना। लगता है सब कुछ छोड़कर आया है, सफाई करने वाली ने कहा। 2 दिन बाद मोहित को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक लंबी सांस ली। फिर इधर उधर देखा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। जब नर्स दवा रखने आई तो मोहित ने उसकी ओर देखा। क्या हाल है तुम्हारा? नर्स ने नरमी से पूछा। मोहित ने मुश्किल से सिर हिलाया। जिंदा हूं शायद। नर्स ने थोड़ा पानी पिलाया और मुलायम स्वर में बोली, जिंदा हो तो जीना सीखो, खुद को इस हालत में मत छोड़ो। जिंदगी बोझ नहीं, एक अवसर है। यह वाक्य साधारण था, लेकिन दिल को चीरता हुआ मोहित के मन के किसी कोने में गहराई तक उतर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। शायद इस वाक्य ने पहली बार उसे किसी योग्य महसूस कराया था। रात को अस्पताल में रोशनी धीमी हो गई थी। वार्ड में सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभी भी किसी मरीज की खांसी सुनाई देती थी। मोहित चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा घूम रहा था। काश मैं उसे समझ पाता, उसने मन ही मन सोचा। काश मैं उसकी चुप्पी को पढ़ पाता, लेकिन अब ना वह समय वापस आ सकता था, ना वे दिन। बस यादें थीं और पछतावा। वह जानता था कि जिंदगी उसे नीचे गिरा चुकी है। अब या तो जमीन पर पड़ा रहे या खुद को संभालकर उठ खड़ा हो। जब नर्स दवा लेकर आई तो मोहित ने पूछा, यह अस्पताल कहाँ है? नर्स ने हैरानी से देखा। तुम्हें यह भी याद नहीं? यह कोलकाता का जनरल अस्पताल है। मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। याद आ गया। अब और भी कुछ याद करना है खुद को। जिंदगी की धूल में लिपटी थकी हुई यह आत्मा अब शायद, लेकिन सफर अभी बाकी था और रास्ता वह तो अभी शुरू होना था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मोहित सीधा उस कमरे में वापस नहीं गया जहां छत से पानी टपकता था, जहां दीवारें उसकी हालत पर आंसू बहाती थीं और जहां अकेलापन उसकी आत्मा को चीरता था। उसने पहली बार अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखा, जैसे वह उनमें अपने अतीत और वर्तमान की तस्वीरें ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल वह चुप बैठा रहा, बस सांसें लेता रहा। फिर दिल में एक निर्णय लिया, अब और नहीं। अब वापस जाना है जहां सब कुछ छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। अगले दिन कुछ पुराने कपड़े, अस्पताल से मिला एक अधूरा बिल और जेब में कुछ सिक्के लेकर वह स्टेशन की ओर रवाना हुआ। ट्रेन के सफर में उसके साथ सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर देखकर वह पुराने मंजर याद करता जो अब धुंधले हो चले थे। बचपन के खेल, अंकल की छड़ी, प्रिया की वो नजरें जिनमें कभी सवाल छिपे होते थे। सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। जैसे ही ट्रेन की सीटी ने गांव के स्टेशन पर रुकने की घोषणा की, मोहित के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसके पैर जैसे अपने आप ही उस दिशा में उठने लगे जहां कभी उसका घर हुआ करता था, जहां अंकल संजय की खांसी सुनाई देती थी, जहां प्रिया के कदमों की आहट रात की खामोशी में गूंजती थी। गांव में कदम रखते ही सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी बदला बदला सा लगा। वही मिट्टी, वही गलियां, मगर लोगों की निगाहें, उनका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं था। कोई मोहित आया है, किसी बच्चे ने शोर मचाया, फिर जैसे पूरे गांव को खबर हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन चेहरों पर वह पहले तिरस्कार ढूंढता था, वहां अब सम्मान था, मौन आश्चर्य था और एक अपनापन जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नमस्कार मोहित भैया, अच्छा हुआ आप लौट आए। अंकल संजय का दामाद वापस आया है, किसी ने कहा। उसे ऐसा लगा जैसे यह वही लोग नहीं थे जो कभी उसे नीची नजरों से देखा करते थे, जिनके लिए वह बस एक नाकाम, अनपढ़ और बेकार लड़का था। अब हर एक की जुबान पर उसका नाम था, हर एक की आंखों में उसके लिए एक अजीब सी श्रद्धा थी। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। वहीं टूटा फूटा दरवाजा, वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर अंकल हुक्का पिया करते थे, सब कुछ वैसा ही था। बस समय ने दीवारों पर थकान की एक परत चढ़ा दी थी। दरवाजा धकेलकर जब वह अंदर गया तो वातावरण में एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। यही मेरा मूल था, यही मेरी पहचान थी, मोहित ने बुदबुदाया। वह सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गया, जहां कभी अंकल संजय ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी थी जिस पर प्रिया ने अपने पिता का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का मुखिया, हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटा लौटकर अच्छा किया, यह घर अब फिर से जीवित लगेगा। अंकल संजय ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुझसे भी कुछ उम्मीद है। मोहित ने आंखें नीची कर ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे और क्यों बदल गया।
उसी वक्त एक व्यक्ति आया जो गांव की समिति का प्रतिनिधि था। उसने एक बंद लिफाफा मोहित को दिया। यह पत्र प्रिया ने तुम्हारे लिए हमारे माध्यम से छोड़ा था। शायद उस समय तुम यहां नहीं थे, लेकिन अब हो। मोहित ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। जिंदगी बार बार अवसर नहीं देती, लेकिन अगर मिल जाए तो उसका आभार प्रकट करना चाहिए। पत्र का हर शब्द मोहित की आत्मा में उतर रहा था। वह जो खुद को तुच्छ समझता था, आज उसके नाम पर गांव वाले सिर झुका रहे थे। यह सब कुछ प्रिया के सपनों, उसकी मेहनत और अंकल संजय की प्रतिष्ठा का परिणाम था। एक कोने में बैठा मोहित देर तक सोचता रहा। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, ना ही प्रिया से, जो वहां मौजूद ना होते हुए भी उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, मोहित हवेली के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। मैं वापस आ गया हूं अंकल, लेकिन अब मैं वह मोहित नहीं हूं जो भाग गया था। अब मैं वह मोहित बनूंगा जिस पर आपको गर्व हो। सन्नाटे में जैसे आकाश से प्रार्थना टपकने लगी, और शायद वह प्रार्थना स्वीकार भी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसके दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ी थी। सूरज अब भी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन गांव की हवा में एक अलग सी चहल पहल थी। मोहित ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ कान्हा फूंसी सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले कुछ युवक आपस में उत्साह से बात कर रहे थे। आज फिर से आ रही हैं, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में सरकारी रुतबे के साथ। अब तो चौधरी भी उनके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। मोहित चौंक कर ऊपर देखता है। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की जहां गांव के मुख्य चौराहे पर कुछ हलचल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का, जिसे वह बचपन से जानता था, दौड़ता हुआ आया। मोहित भैया, आपने सुना? प्रिया दीदी आ रही हैं। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। मोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। प्रिया, वही प्रिया जिसे वह चुपचाप छोड़ आया था, जिसे उसने कभी यह समझे बिना छोड़ दिया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। किस लिए आ रही है? सरकारी द्वारा है। अब वह बड़ी पदाधिकारी है, डीएसपी या कुछ उसी तरह का। लड़का अनभिज्ञ था, लेकिन उसके शब्द मोहित के दिल को छलनी कर गए थे। मोहित ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हवेली के भीतर चला आया। उसका मन उलझा हुआ था। उसे वह पल याद आया जब प्रिया चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वह मूक प्रेम, सब कुछ आज उसके भीतर गूंज रहा था। दोपहर तक पूरा गांव एक अलग रंग में रंग चुका था। बाजारों की दुकानों पर नया रंग रोगन हो चुका था। चौराहे की सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने एक बड़ा सा बैनर लगा था, माननीय प्रिया अंकल, संजय उपायुक्त स्वागत है आपका। मोहित की आंखें बैनर पर टिक गई। उपायुक्त, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाया करती थी, आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। आज पूरी तहसील की प्रतिनिधि बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर उठने लगा। एक बड़ी सी सफेद गाड़ी गांव के प्रवेश मार्ग से अंदर आई। उस पर सरकारी झंडा लहरा रहा था। 2 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर उसके साथ साथ चल रहे थे। मोहित हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी। दरवाजा खुला। सफेद सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा और आंखों में आत्मविश्वास लिए प्रिया बाहर निकली। उसकी चाल में भरोसा था, लहजे में ठहराव था। पूरे गांव ने तालियां बजाई, महिलाओं ने आशीर्वाद दिए और बच्चों ने उस पर फूल बरसाए। चौधरी मंजूर, जो कभी अंकल संजय को नाम से भी नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, प्रिया जी, आपने तो पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। हमें आप पर गर्व है। प्रिया ने सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ एहसास हुआ जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने गाड़ी की ओर लौटने से पहले कहा, अंकल संजय का घर, उसकी हवेली, यह इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूं तो इस धरती की बदौलत लोगों की आंखों में श्रद्धा थी। बुजुर्ग और चौधरी उसके एक एक शब्द पर सिर हिला रहे थे, जैसे कोई आदेश सुन रहे हो। मोहित वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता रहा। वह चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। वह उसका पति था, उसका नाम उसके साथ जुड़ा था, लेकिन उसे लगा कि अब वह उसके योग्य नहीं रहा। उसे वे पल याद आने लगे जब वह शहर में मजदूरी करता था। निशा की तंज भरी बातें, भूख से बेहोश हो जाना, और फिर अस्पताल की वह नर्स जिसने कहा था,
अगर जिंदा हो तो जीना सीखो। प्रिया गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर तक उसकी खुशबू से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को मोहित हवेली के आंगन में बैठा तारों को निहार रहा था। प्रिया ने केवल परीक्षा पास नहीं की थी, उसने जीवन की विजय पाई थी। अब मोहित की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असली सफर था, बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। जब दोपहर की छांव लंबी होने लगी तो गांव के कुछ बुजुर्ग मोहित की हवेली पर आए। वह चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में खोया हुआ हो। उनमें से एक प्रकाश राव, जो गांव की समिति के प्रमुख सदस्य थे, आगे बढ़े और एक लिफाफा हाथ में लेकर मेज पर रख दिया। पुत्र मोहित, यह लिखित निवेदन हम सबकी ओर से है। अगर संभव हो तो अपनी पत्नी से कहना कि यह कार्य हमारे लिए कर दे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। मोहित ने हैरानी से लिफाफा उठाया, लेकिन अब तक वह समझ नहीं पाया था कि मामला क्या है। आखिर यह कैसा काम है? उसने धीमे स्वर में पूछा। प्रकाश राव ने नजरें चुराते हुए कहा, विवरण समाप्त है, तुम स्वयं पढ़ लो। हम चाहते हैं कि तुम खुद उससे बात करो। लोग वहां से चले गए और मोहित देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिरकार उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ वाक्य लिखे थे। प्रिया देवी, आपके प्रभाव और पद की शक्ति से हमें आशा है कि आप थाने में बंद हमारे 2 लड़कों को रिहा करवा दें। वे निर्दोष हैं। यदि आप सिफारिश कर दें तो मामला शांतिपूर्वक सुलझ सकता है। पूरी बिरादरी आपकी आभारी रहेगी। मोहित को ऐसा लगा जैसे यह कोई पत्र नहीं, बल्कि कोई भारी बोझ की रसीद हो, जो कभी अपनी पत्नी को कमजोर, बेबस और चुपचाप समझता था, आज उसी को एक सशक्त अधिकारी के रूप में देखने वाला था। इसी उधेड़बुन में वह उठा और सीधा प्रिया के सरकारी आवास की ओर रवाना हो गया, जो अब हवेली से अलग उसका कार्यालय जैसा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने मोहित को देखकर शोर मचाया। वो देखो, प्रिया दीदी के पति हैं। कुछ बुजुर्गों ने भी सिर झुकाकर अभिवादन किया। लेकिन मोहित का मन और भी भारी होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला और मोहित की सांस थम सी गई। सामने प्रिया खड़ी थी। सरकारी वर्दी में सम्मान से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, सीने पर नाम की चमचमाती पट्टी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, लेकिन आवाज में एक अलग सा अधिकार। जी मोहित का गला सूख गया। वो कुछ बात करनी थी। प्रिया ने दरवाजा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। मोहित धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में सब कुछ सुव्यवस्थित था। फाइलें, सरकारी टेलीफोन और एक मेज जिस पर ताजा चाय का कप रखा था। यह वही प्रिया थी जो कभी कच्ची जमीन पर नंगे पांव चलकर गलियां साफ किया करती थी। आज उसके पैरों के नीचे कालीन था और सिर पर अधिकार की छाया। यह पत्र है, गांव वालों ने दिया है। कुछ मदद मांगनी है तुमसे। मोहित ने लिफाफा उसकी मेज पर रख दिया। प्रिया ने बिना किसी भाव के लिफाफा खोला, पढ़ा और चुपचाप एक ओर रख दिया। यह लोग सिफारिश मांग रहे हैं, और तुम क्या चाहते हो? मोहित ने नजरें चुरा ली, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए अपराधों का हिसाब दर्ज हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस पहुंचाने आया था। प्रिया ने पल भर उसे ध्यान से देखा। वही आंखें जो कभी मोहित को बेजुबान लगती थीं, आज वह सवाल कर रही थी। बिना चीखे बिना बोले, क्या तुमने कभी यह पूछा कि मैं उस वक्त क्या चाहती थी जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? जब तुमने यह समझा कि मैं बस एक शांत लड़की हूं जो तुम्हारे बिना कुछ नहीं। मोहित की पलकें झपकने लगी। वह उसके स्वर के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ कर दो, वह मुश्किल से बोल पाया। माफी वह हंसी, लेकिन दर्द से भरी। तुम्हें लगता है कि केवल शब्दों से पाप मिट जाते हैं। मोहित की आंखें भर आई। नहीं, मैं जानता हूं। मैं बस अपनी गलतियों का बोझ थोड़ा हल्का करना चाहता हूं। प्रिया कुर्सी से उठी और खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मैंने यह सब कैसे पाया? सिर्फ मेहनत से नहीं मोहित। मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई को, तुम्हारे छोड़कर जाने के दर्द को, तुम्हारी खामोश नफरत को ईंधन बनाया। हर रात जब मैं तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती थी तो मेरे दिल में यह संकल्प और भी मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बिना भी संपूर्ण बनाकर दिखाऊंगी। और फिर वह दिन आया जब मेरा CSS का परिणाम आया। मेरी सालों की मेहनत, मेरे सालों का अभ्यास सफल हुआ। मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। प्रिया ने मोहित की ओर देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कहा,
समय बीत जाता है मोहित, लेकिन जो घाव हम दूसरों को देते हैं वह पीछे रह जाते हैं। उन्हें भरने में बहुत समय लगता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। मोहित खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके अपराध उसकी गर्दन में जंजीर बन गए हो। उसकी झोंक आंखों में बेइंतहा शर्मिंदगी की थी। प्रिया सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसने मेज की दराज से कलम निकाली। कागज पर लिखा, खत पर कार्यवाही की जा रही है। फिर उसे लिफाफे में डालकर मोहित को दिया। जाकर प्रकाश साहब को दे आओ। और सुनो मोहित। मोहित ने नजरें उठाकर देखा। अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो खुद को वह इंसान बनाओ जो अपने अपराध का बोझ खुद उठा सके। मोहित का दिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिया की वर्दी, उसकी आवाज, उसकी गरिमा, सब कुछ मोहित को बहुत छोटा महसूस करा रहे थे। जब वह बाहर निकला तो सूरज ढल चुका था और आसमान में नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वही रोशनी मोहित के भीतर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, लेकिन वह जानता था अब रास्ता लंबा है और इस बार केवल कदम नहीं, नियत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का समय था। इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थी। मजदूर वर्ग थका मांदा अपनी झोपड़ियों की ओर लौट रहा था। मोहित भी एक कोने में बैठा था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकान और दिल में अविश्वास का अंधेरा। पिछले 2 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। जेब खाली थी और पेट में भूख। एक समय के खाने का भी इंतजाम ना हो सका था। दोस्तों से उधार मांग मांग कर वह शर्मिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। एक रात जब वह एक दुकान के सामने से गुजरा तो देखा कि कुछ बचा खुचा सामान बाहर पड़ा है। तभी भीतर के शैतान ने धीरे से फुसफुसाया, बस एक चीज ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। मोहित ने कुछ पल आसपास देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा मोबाइल का डिब्बा उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे चोरी कर रहा है। 2 लोग दौड़े और देखते ही देखते मोहित को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की। बस उसके माथे पर चोर का ठप्पा लगा दिया गया। थाने की दीवारें भारी लग रही थीं और भीतर की हवा में गालियों, बदबू और डर का मिश्रण था। मोहित को लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह दीवार से टिककर बैठ गया। आंखें बंद की तो पुरानी यादें एक एक कर उसके जहन में उतरने लगी। अंकल संजय का स्नेह, प्रिया की चुप्पी, हवेली की छत और गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ किसी चलचित्र की तरह उसके सामने घूमने लगा। वे पल भी याद आए जब उसने प्रिया को दुकान के बाहर रोते हुए देखा था, मगर पलटकर कुछ पूछा नहीं। वे रातें जब वह चुपचाप किताबों में खोई रहती थी और वह अपनी दुनिया में मस्त रहता था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक एसयूवी आकर रुकी। उस पर नीली नंबर प्लेट थी। पुलिस के साथ एक सम्मानित महिला उतरी। सबने आदर से सिर झुका दिया। यह प्रिया थी। अधिकारी उसे गंभीरता से सलाम कर रहे थे। वह सीधे भीतर गई, थानेदार से बात की और कुछ ही मिनटों में मोहित को सलाखों से बाहर निकाला गया। मोहित ने नजर उठाकर देखा, सामने प्रिया खड़ी थी, वर्दी में गरिमा के साथ, मगर चेहरा शांत। चलो बाहर आओ। मोहित ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से बाहर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पांवों के नीचे से निकल गई हो। अगर कोई और मदद करता तो शायद उसे इतना शर्मिंदगी की ना होती, लेकिन यह वही स्त्री थी जिसे उसने कभी अनदेखा किया था, कमतर समझा था। बाहर आकर जब वह गाड़ी में बैठा, प्रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी चुपचाप चलती रही। मोहित का सिर झुका हुआ था और उसका मन अंदर ही अंदर रो रहा था। रास्ते भर वह बार बार प्रिया का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसमें साहस नहीं था। प्रिया की आंखें सीधे रास्ते पर टिकी थीं, जैसे उसके मन में कोई भावनाएं शेष न बची हो। लेकिन मोहित जानता था कि वह खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि गहरे घावों की निशानी थी। जब गाड़ी उसके पुराने कमरे के सामने रुकी, प्रिया ने दरवाजा खोला और बस इतना कहा, उतरो। मोहित नीचे उतरा। पल भर रुका, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ छोड़ गए। प्रिया दरवाजा बंद कर चली गई। पीछे धूल उड़ती रह गई। रात को वह कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरें देखता रहा, दीवारों पर टंगे पुराने कपड़ों को घूरता और अंदर ही अंदर टूटता रहा। उस दिन पहली बार उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि जिसे वह एक खामोश साया समझता रहा, वह वास्तव में एक संपूर्ण अस्तित्व थी। एक ऐसी स्त्री जिसने अकेलेपन की वह पीड़ा सही थी जिससे वह स्वयं भागता रहा। थाने की वह रात, जेल की दीवारें और प्रिया की खामोशी, यह सब उसके भीतर के दरवाजे खोल चुके थे। उसे प्रिया की खामोश आंखों में एक ऐसा दर्द दिखा था
जो कभी जुबान पर नहीं आया ना शिकायत बनी, बस भीतर ही भीतर सुलगता रहा और एक दिन चुपचाप उसकी गरिमा को प्रकाशित कर गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसका अपराध केवल चोरी नहीं था। उसका असली गुनाह यह था कि उसने किसी के सपनों, भावनाओं और मौन को तुच्छ समझा, और यह वह अपराध था जिसकी सजा अदालत नहीं बल्कि आत्मा देती है। सूरज की रोशनी उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। मोहित एक कोने में बैठा था, हाथों में छाले, माथे पर पसीना और दिल में हार का अंगार जल रहा था। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी जिंदगी की तस्वीरें लटक रही थीं। अंकल संजय की अंतिम सांस, प्रिया की चुप्पी, चोरी का आरोप और वह क्षण जब वह जेल की सलाखों के पीछे खुद से आंख नहीं मिला पाया था। दोपहर के समय जब मजदूरों की भीड़ थोड़ी कम हुई, मोहित खुद को एक छाव की तलाश में एक सुनसान कोने तक ले गया। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में मिट्टी का कटोरा और आंखें जैसे धरती के भीतर छिपी किसी सच्चाई को तलाश रही हो। मोहित ने उस पर एक हल्की सी नजर डाली और थके हुए कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन साधु ने आवाज दी, अरे मेहनती, जरा बैठ जा, तेरे माथे पर जिम्मेदारियों की लकीरें बहुत गहरी हो गई हैं। मोहित रुक गया। उसे हैरानी हुई कि यह अजनबी उसके भीतर की उलझनों को कैसे जान गया। वह धीरे से पलटा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या देख लिया मेरे चेहरे पर? मोहित ने कड़वाहट भरे स्वर में पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, चेहरे पर कुछ नहीं। तेरे कंधों पर जो बोझ है वह केवल बोरियों का नहीं है, वह पछतावे, शर्म और बीते हुए समय का बोझ है। मोहित ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ हाथ से निकल गया। प्रिया, घर, इज्जत, अब बस यह बोझ और यह शरीर बचा है। साधु ने गर्दन झुकाकर जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे मोहित की हथेली में रखकर कहा, यह पत्थर तेरे हाथ में तब तक बेकार है जब तक तू इसे इस्तेमाल करना ना जाने। इज्जत भी वैसी ही है, मिलती नहीं है, कमाई जाती है। यह वह रोशनी है जो इंसान अपने भीतर जलाता है, दूसरों की आंखों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को देखने के लिए। मोहित चुप रहा। उसके भीतर कुछ हिलने लगा, जैसे किसी मरी हुई नस में फिर से खून दौड़ गया हो। तू क्या कह रहा है? मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो बाकी की जिंदगी इसी बोझ के साथ काट दे, या फिर खड़ा हो जा और वह बन जा जिसे देखकर कल का मोहित तुझ पर गर्व करे। मोहित की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, अब या तो अपनी जिंदगी संवारूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जीऊंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया, जा मेहनती, अपना बोझ अपने कंधों से नहीं दिल से उतार। खुद को वह स्थान दे जिसे तू अब तक दूसरों से मांगता रहा। उस रात मोहित ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने अंतर्मन को साफ किया। उसने अपने सारे फालतू कागज फाड़ दिए। वे कपड़े जिनमें वह बोझ ढोता था धोकर करीने से रख दिए, और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह पहले से अलग था। वह गोदाम पहुंचा और फिर वहीं पुराना काम शुरू हुआ। इस बार उसने बोझ सिर पर नहीं सीने में उठाया। वह जानता था कि यह काम अस्थायी है, लेकिन जिस इज्जत को वह कमाना चाहता था उसकी नींव यही पसीना था। हर रोज वह जल्दी आता, देर से जाता और सबसे अंत में जगह साफ करता। बाकी मजदूर उसे मजाक में कहते, ओए मोहित, तू तो नवाब बन गया। वह मुस्कुराकर कहता, नवाब नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद गोदाम के प्रबंधक ने उसे बुलाया। तू मेहनती है मोहित, एक प्रस्ताव है। एक नई डिलीवरी कंपनी में पर्यवेक्षक की जगह खाली है, चाहो तो मैं सिफारिश कर सकता हूं। मोहित की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जानता था कि यह अवसर ना तो प्रिया ने दिया है, ना किसी बुजुर्ग ने, बल्कि उसकी अपनी मेहनत ने यह अवसर पैदा किया है। उस रात जब वह छत पर बैठा था तो उसे पीपल का पेड़ याद आया, वह साधु याद आया और वह पत्थर याद आया जो उसने उसे दिया था। उसने जेब में हाथ डाला। वही पत्थर अभी भी सुरक्षित था। अब वह जान चुका था कि सम्मान किसी नाम से नहीं बल्कि अपने आचरण से मिलता है, और अगर आचरण मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को वापस पाने के लिए बदल रहा हूं, और अब यह सफर रुकेगा नहीं। दूर समय पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद वही रोशनी अब उसके दिल में भी जाग रही थी, और शायद पहली बार मोहित सचमुच जाग चुका था। मौसम बदल रहा था। हवा में हल्की सी खनक थी, जैसे जमीन पर बिखरे पुराने पापों को धोने का मौसम आ चुका हो। अब मोहित वही नहीं रहा था जो कभी गांव छोड़कर गया था।
अब वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता था, थके हुए शरीर के साथ लेकिन मजबूत इरादे के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। मजदूरी करते करते उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था, अपने पापों का प्रायश्चित करने का, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का। एक दिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह प्रिया से माफी मांगे, दिल से, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। वह उसके कार्यालय गया, जो अब पूरे जिले का प्रशासनिक केंद्र था। मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने पहले उसे रोकना चाहा, लेकिन मोहित ने शांत स्वर में कहा, बस एक बार मिलना है उससे जिसने मुझसे बेहतर पहचाना था। कुछ पलों बाद प्रिया के कक्ष का दरवाजा खुला। वह कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने मोहित को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक थकावट सी छा गई। वह चुप रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब वह क्या कहेगा। मोहित ने आंखें झुका ली और धीरे से बोला, मैं तुमसे उस समय के लिए माफी मांगने आया हूं जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें कम आंका और तुम्हारे सपनों को महत्वहीन समझा। प्रिया ने चुपचाप सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। मोहित ने आगे बढ़कर एक पुराना मुड़ाता कागज उसके सामने रखा। यह देखो, यह वह नक्शा है जो मैंने अपनी जमीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयार किया है, उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह अशिक्षित हैं, जिन्हें कभी कोई अवसर ही नहीं मिला। मैं चाहती हूं कि जो मैं नहीं बन सका वह कोई और बन सके। प्रिया ने कागज को हाथ में लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कागज पर लिखी सीधी साधी पंक्तियां देखीं, लेकिन उनमें भावना की गहराई थी, नियत की सच्चाई थी। मैं चाहता हूं कि तुम इस विद्यालय का उद्घाटन करो। यह तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे ही विचार की उपज। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे स्वप्न को अपनी जमीन पर स्थान दिया है। प्रिया ने नजरें उठाकर मोहित को देखा। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो सालों पहले थी, मगर अब उस खामोशी में एक आंतरिक शांति थी। क्षमा हमेशा शब्दों से नहीं मिलती, मोहित बोला। कुछ गलतियां सिर्फ समय, कर्म और बलिदान से मिटती हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, इसीलिए तो तुम्हारे द्वार पर आया हूं, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, और यह कोशिश स्थायी है, दिखावे की नहीं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा थी। वह जमीन जहां कभी मोहित खेती करता था, अब एक छोटे से विद्यालय में बदल रही थी। मजदूर ईंटें लगा रहे थे, बच्चे आसपास इकट्ठा होकर देख रहे थे कि उनके लिए एक नई दुनिया बसने वाली है। जब विद्यालय का बोर्ड लगा तो उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रिया अंकल, संजय विद्यालय ज्ञान के लिए। जब प्रिया उद्घाटन पर पहुंची तो पूरे गांव ने तालियां बजाई। मोहित ने उसका स्वागत किया, मगर बिना किसी घमंड के। उसके व्यवहार में विनम्रता थी और आंखों में संतोष। मंच पर माइक के सामने खड़े होकर मोहित ने संक्षिप्त मगर प्रभावशाली शब्दों में कहा, यह विद्यालय उस स्त्री के नाम है जिसने न केवल स्वयं को पहचाना बल्कि मुझे भी मेरी कमजोरियों का दर्पण दिखाया। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ उसकी खामोशी से सीखा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते, मगर यह भी सत्य था कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में लग जाए तो वह दोषी नहीं रहता, वह सीखने वाला बन जाता है। विद्यालय के उद्घाटन के बाद जब सब लौटने लगे, प्रिया रुकी और धीरे से बोली, शायद तुमने सच में क्षमा मांगी है। मोहित शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान चाहता था। मोहित ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे किए गए अपराध तुम्हारे नाम से ना जुड़े, बल्कि मेरे कर्म ऐसे हो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसके कदमों की चाल में अब वह बोझ नहीं था जो सालों से उसके साथ था। मोहित उस शाम स्कूल की सीढ़ियों पर बैठा था। सूरज ढल रहा था, मगर उसके भीतर एक नई रोशनी उग चुकी थी, ऐसी रोशनी जिसे अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसने अपने बीते कल से माफी मांगी थी, अपने आज से वादा किया था, और अब उसके सामने सिर्फ आने वाला कल था। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास मेहनत की ताकत थी, सच्चाई का सहारा था और आत्मसम्मान की लौ थी। सुबह की हल्की धूप गांव पर उतर रही थी। आसमान नारंगी हो गया था और हवा में ताजगी थी, एक नई शुरुआत की महक जैसे फैल गई थी। मोहित स्कूल की दीवार के सहारे बैठा था। आंखों में सुकून था, दिल में संतोष। उसके सामने वह स्कूल खड़ा था जिसकी दीवारों में उसका पछतावा, उसकी मेहनत और उसका बदला हुआ दिल जुड़ा था। स्कूल पूरी तरह तैयार हो चुका था, सादा, साफ सुथरा, बच्चों के लिए सुंदर। दीवार पर जो बोर्ड लगा था उस पर लिखा था, प्रिया अकादमी। यह नाम मोहित ने नहीं चुना था, यह गांव के बुजुर्गों, शिक्षक और पंडित ने मिलकर तय किया था। यह उस बेटी के नाम पर होना चाहिए
जिसने ना सिर्फ खुद को संवारा बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। जब बोर्ड लगाया गया, मोहित बस एक कोने में खड़ा रहा। प्रिया को खबर दी गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह चुपचाप स्कूल आ गई। गाड़ी से उतरी तो बच्चे कतार में खड़े थे, हाथों में फूल, आंखों में सपने। मोहित दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर उसका दिल जैसे कांपने लगा। सालों की गलतियां, अपराधबोध और पछतावा उस एक पल में उसकी आंखों के सामने घूम गए। प्रिया उसके पास आई। नजरें मिली और कुछ देर के लिए सब थम सा गया। ना कोई गिला, ना कोई सवाल, बस एक अधूरी कहानी जो अब पूरी हो रही थी। तुमने ये सब मेरे नाम किया? उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक हल्का सा एहसास। मोहित ने धीमे से कहा, यह सब तुम्हारे सपने का ही हिस्सा है। मैं तो बस एक गलती करने वाला था, जिसने देर से सीखा मगर दिल से सीखा। प्रिया ने स्कूल की इमारत की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक स्कूल नहीं है मोहित, यह तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, और शायद हमारी भी। बच्चों ने तालियां बजाईं, फूल भेंट किए। एक शिक्षक ने प्रार्थना में कहा, हे पालनहार, जो हमें कलम से रोशनी देता है, इस जगह को ज्ञान का मंदिर बना देना। उद्घाटन पूरा हुआ, मगर असली शुरुआत अब हो रही थी। मोहित और प्रिया साथ साथ स्कूल के भीतर गए। मोहित ने दरवाजा खोला और प्रिया को पहले अंदर जाने दिया। वह सम्मान जो पहले कभी नहीं दिया गया था, अब बिना शब्दों के दिया जा रहा था। अंदर एक छोटा कमरा था, कार्यालय। प्रिया ने खिड़की खोली। सूरज की किरणें कमरे में आईं। वह कुर्सी पर बैठी और बोली, तुम सच में बदल गए हो मोहित। मोहित जमीन पर बैठते हुए बोला, बदला नहीं हूं, बस सीखा हूं, और जो सीखता है वो झुकता है, चिल्लाता नहीं। प्रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अब वहां घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। किसी ने उसकी खामोशी को महसूस किया था, पहली बार उसकी कुर्बानी को पहचाना गया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते से नहीं डरती, बस इस बार वो रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, सम्मान का। मोहित ने आंखें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब सही होगा, पर यह जरूर कहता हूं, अब मैं वो मोहित नहीं हूं जो तुम्हें अकेला छोड़ गया था। प्रिया ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये स्कूल की पंजीकरण फाइल है, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मोहित ने फाइल इस तरह ली जैसे उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज छू ली हो। बाहर बच्चे खेल रहे थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं, सूरज की किरणें स्कूल की दीवारों पर पड़ रही थीं। सब कुछ पूरा लग रहा था। सालों बाद एक अधूरी कहानी पूरी हुई थी। अतीत की कड़वाहटें और चुप जख्म अब पीछे छूट चुके थे। अब बस एक नई सुबह थी, एक नई दिशा और एक नया रिश्ता, जिसमें कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, बस बराबरी। सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होता, इंसान को बदलना पड़ता है। और असली बदलाव तब होता है जब वो झुककर बिना शोर किए रिश्तों की मरम्मत करता है। सम्मान का रिश्ता वही होता है जहां दोनों साथ चलें, न आगे न पीछे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।